वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां पे हम लोग पेपर थर्ड, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, तो पेपर थर्ड जो है उसका प्रिपरेशन लगातार जारी है। और पेपर थर्ड क्या है? राजस्थान जीके, और जिसका एग्जाम डेट्स अनाउंस है 7 जनवरी 2024। टेंटेटिव एग्जाम डेट्स है ये 7 जनवरी 2024। तो आज राजस्थान जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं साथियों। और टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य यानी राजस्थान फोक विलेज, राजस्थान फोक विलेज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो लोकनाट्य है उसमें से प्रमुख जो लोकनाट्य है उनको देख लेंगे हम लोग आज। तो लोक नाट्यों के कथानक जो होता है जनमानस में प्रचलित लोक कथाएं होती हैं, जैसे हीर रांझा, ढोला मारू, वीर दुर्गादास आदि। मतलब कि जो लोक नाट्य जो होते हैं उसमें सामान्य जनमानस में जो प्रचलित लोक कथाएं होती है, चाहे वो हीर रांझा का हो, लैला मजनू हो, ढोला मारू हो, वीर दुर्गादास की कहानी हो, इन सभी को ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही लोकनाट्य कहते हैं। इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया गया इन लोकनाट्यों को, उसमें कुछ अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है इसके कारण। जैसे एक लोकनाट्य बहुत ही प्रचलित है यहाँ पर राजस्थान में, वो है भवाई। भवाई जो है यह मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। भवाई कहाँ का लोकनाट्य? गुजरात का। लेकिन जैसा कि आप सभी अवगत हैं, गुजरात और राजस्थान एक दूसरे का पड़ोसी राज्य है। इसीलिए राजस्थान के गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्रों में यह नृत्य बहुत लोकप्रिय है। यानी राजस्थान के वैसे एरिया जो कि गुजरात के नज़दीक है, बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पर भवाई लोकनाट्य का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है राजस्थान में। भवाई लोकनाट्य में क्या होता है? तत्कालीन जो सामाजिक समस्या है उस पर व्यंग्य किया जाता है। जैसे तत्कालीन हमारे देश की कोई भी समस्या है उस पर व्यंग्य किया जाता है। मान ली सरकारी योजना अच्छे से नहीं चल रही है, उस पर व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है भवाई लोकनाट्य में। एक नाटक है जसमा ओडन। जसमा ओडन या भवाई लोकनाट्य का बहुत ही प्रचलित नाटक है। क्या नाम है? जसमा ओडन। आपको पूछेगा जसमा ओडन का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो इसका संबंध है भवाई लोकनाट्य से। और इसका जो विषय वस्तु जो है जसमा ओडन का, यह तत्कालीन जो समस्या है, सामाजिक समस्या, इसको लेकर इन्होंने बड़े ही व्यंग्य तरीके से इस नाटक को लिखा है। और इसके रचनाकार कौन है? शांता गांधी। तो जसमा ओडन नाटक के रचनाकार कौन है? शांता गांधी। आगे शांगीलाल सांगड़िया, नाम थोड़ा अजीब है। शांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। भवाई नाट्य जो है इसका विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है? शांगीलाल सांगड़िया। आपको पूछेगा सांगीलाल सांगड़िया किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो भवाई लोकनाट्य से संबंधित है। अगला है रम्मत। रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य जो है यह भक्ति और श्रृंगार विषयक है। यहाँ पर भक्ति और श्रृंगार विषयक विषय वस्तुएं शामिल की जाती है। रम्मतों का आयोजन कब होता है? होली। होली पर फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी। फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका आयोजन होता है रम्मत लोकनाट्य का। तो रम्मत लोकनाट्य का आयोजन कब होता है? होली पर फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। इसका समय को आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी समय पूछ दिया जाता है कब होता है या किस पर्व के अवसर पर होता है, तो आपको ये याद रखना है। रम्मत में जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं वो नगाड़ा और ढोलक। रम्मत के मुख्य लोकनाट्य जो होता है, इसके वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो नगाड़ा और ढोलक बजाया जाता है। रम्मत जो खेलते हैं उसे खिलार कहते हैं। रम्मत खेलने में क्या बोलते हैं? खिलार। बीकानेर का जो आचार्य चौक है, आचार्यों का चौक, रमतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर का आचार्य चौक किसके लिए प्रसिद्ध है? रमतों के लिए। अगला है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य। तमाशा जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य है। यह मुख्य रूप से जयपुर में प्रचलित है। जयपुरी ख्याल, जयपुरी जो ख्याल है लोकनाट्य, और ध्रुपद धमार गायकी, और ध्रुपद धमार गायकी का सम्मिलित रूप है। यह किसका सम्मिलित रूप है? जयपुरी ख्याल और ध्रुपद धमार गायकी, है ना। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद धमार
गायकी का सम्मिलित रूप है ये तमाशा। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र की लोकनाट्य है, महाराष्ट्र के लोकनाट्य है, उसी से प्रभावित होकर यहाँ प्रचलित हुए हैं। आरंभ इसका जो हुआ तमाशा लोकनाट्य का आमेर के शासक मान सिंह के समय से माना जाता है। आमेर के शासक मान सिंह के समय से तमाशा लोकनाट्य का आरंभ माना जाता है। अगला है नौटंकी। नौटंकी का नाम से स्पष्ट है, नाटक का अभिनय करना। और राजस्थान में नौटंकी मुख्यतः धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि यूपी के सीमावर्ती इलाकों में प्रचलित है। तो नौटंकी राजस्थान में कहाँ होती है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में। नौटंकी के लिए जो प्रसिद्ध खेल है यहाँ पर, उसमें नल दमयंती, लैला मजनू आदि का चित्रण किया जाता है। नल दमयंती, लैला मजनू, ऐसे ही रांझा भी इसी में है। अगला है गौरी। तो गौरी जो है, गौरी मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। गौरी लोकनाट्य कहाँ प्रचलित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा में प्रचलित है। यह जो है भीलों द्वारा, जो भील जनजाति है, भील जनजाति द्वारा भादव महीना है ना, भाद्रपद यानी भादव महीना के आरंभ से गौरी उत्सव में किया जाना नृत्य है। एक गौरी उत्सव होता है, उसी समय यह गौरी लोकनाट्य की प्रस्तुति की जाती है। यह भादव महीना में होता है, भाद्रपद में होता है और भीलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों द्वारा। गौरी नृत्य किसके द्वारा? भीलों द्वारा। गौरी एक विशुद्ध धार्मिक लोकनाट्य है। इसका संबंध क्या है? धर्म से है। तो गौरी लोकनाट्य का संबंध किस चीज से? धर्म से। विशुद्ध धार्मिक लोकनाट्य है। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है, प्राचीन लोकनाट्य, इसलिए इसको लोक नाट्यों का मेरुनाट्य, याद रखिएगा। आपको पूछा लोक नाट्यों का मेरुनाट्य कौन कहलाता है? तो गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य का जो मुख्य आधार है वह शिव और भस्मासुर की कहानी है। गौरी लोकनाट्य का मुख्य आधार क्या? शिव और भस्मासुर की कहानी। तो आपसे पूछा जाएगा शिव और भस्मासुर की कहानी का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो गौरी से। अगला है चारबेत। चारबेत मुख्य रूप से टोंक क्षेत्र में खेली जाने वाली संगीत दंगल रूपी वीर रस की लोकनाट्य विद्या है। चारबेत कहाँ पे होता है? टोंक क्षेत्र में। चारबेत लोकनाट्य कहाँ प्रचलित है? टोंक क्षेत्र में। यह संगीत प्रधान है और यहाँ पर वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। संगीत काफी ज्यादा प्रचलित है यहाँ पे और वीर रस, संगीत में भी वीर रस। चारबेत लोकनाट्य के बारे में समझ लें, यह टोंक क्षेत्र में प्रचलित है। संगीत इसका मुख्य विषय वस्तु है और संगीत में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है चारबेत लोकनाट्य में। इसमें गायक क्या करता है? घुटने के बल पर खड़े होकर ढप बजाता है। घुटने के बल खड़े होकर ढप बजाता है और अपनी प्रस्तुति देता है। चारबेत लोकनाट्य शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां, चारबेत लोकनाट्य जो है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां निहंग ने आरंभ की थी। चारबेत लोकनाट्य का आरंभ कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो ये टोंक से हुआ था। चारबेत लोकनाट्य शैली टोंक से आरंभ हुआ था। इसका आरंभ किसने किया था? फैजुल्ला खां, नवाब जो थे टोंक के, उसके फैजुल्ला खां के समय में इसका आरंभ हुआ था। किसने? अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खान निहंग ने इसे आरंभ किया था। अब्दुल करीम खां, याद रखिएगा, और खलीफा करीम खान निहंग ने इसे आरंभ किया था। किसे? चारबेत लोकनाट्य शैली को। कहाँ पर? टोंक में। किस शासक के समय? तो फैजुल्ला खां के समय में। इसमें डब बजाता है और घुटने पर खड़े होकर डब बजाता है। इसमें संगीत प्रधान है। यह लोकनाट्य क्या है? संगीत प्रधान। अगला है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। तो मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य, मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर, याद रखिएगा, तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। दोनों का सम्मिलित प्रयास से यह प्रचलन में आया है तुर्रा कलंगी। इसमें तुर्रा कलंगी जो है, दो शब्दों से तुर्रा और कलंगी दोनों का अलग अलग अर्थ है।
तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना गया, इसलिए इसका नाम है तुर्रा कलंगी। तुर्रा हो गया शिव, कलंगी हो गया पार्वती। तुकनगिर व शाह अली जो इनके प्रवर्तक हैं प्रमुख, तुकनगिर व शाह अली ने मेवाड़ में आकर इस विधा को आगे बढ़ाया। तो मेवाड़ में इस विधा को आगे किसने बढ़ाया तुर्रा कलंगी को? तो तुकनगिर व शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में खुद ही आकर इस लोक नाट्य को आगे बढ़ाने का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। तो साथियों ये था आज के लिए आप सभी के लिए पेपर थर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जहाँ पे आप लोगों ने मध्य पे जो है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य को देखा। राजस्थान में कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा, और इनसे जो भी प्रश्न आने वाले हैं या अभी तक आए हैं आप उनको भी देखेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। साथियों आप भी चाहते हैं इसी प्रकार राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्लासेस हो रही है पेपर सर की कंप्लीट क्लासेस आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़कर सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर सर की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना होगा क्या, हमारे साथ जुड़ना होगा, एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ना होगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।